हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक मेथड सीख लिया था, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड, या फिर हम लोग उसे प्रोडक्शन मेथड और भी कई नामों से हम लोग जान रहे थे। स्टूडेंट, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करे भी थे और आपको होमवर्क भी दिए थे। उसके लाइव डाउट सेशंस में भी कोई आपके पास डाउट्स थी नहीं, यानी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये समझ चुके होंगे स्टूडेंट। लेकिन उतने क्वेश्चंस करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आज हम लोग उसके और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे फिर हमारा कमांड उस टॉपिक पे और अच्छा हो जाए। तो हम लोग वैल्यू एडेड मेथड्स के ही कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं, इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट की बेहतरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं टीआर जैन की बुक से आप पेज नंबर 403 पर आएंगे, 402 403 पर पीछे में, किताब के पीछे में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनमें से लिया गया ये न्यूमेरिकल्स है। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे अभी ये बुक नहीं पा पाए हैं या जिनके पास ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल आज शाम तक ये पूरी की पूरी क्वेश्चंस आपके पास अपडेटेड हो जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है बच्चे जो यहां पर टीआर जैन के बुक पे पेज नंबर 403 पर दिया हुआ पीछे में किताब के न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर हूं, 4 पर हूं, 5 पर हूं, ये सब डिस्कस करूंगा। इस पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करने पहले एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन सीधे आपसे कोई ना कोई एग्रीगेट पूछता है। एग्रीगेट बोलने का मतलब आप समझ सकते हो क्या पूछ सकता है। एग्रीगेट पूछने का मतलब बच्चे कि आपसे वो पूछ देगा कि जीडीपी एट एमपी निकाल दो, एनएनपी एट एफसी निकाल दो, जीएनपी एट एमपी निकाल दो, यानी कुछ भी इस तरीके का अगर आपसे पूछता है तो वो एग्रीगेट्स कहलाता है। तो आपसे एग्रीगेट्स पूछ सकता है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पूछ सकता है या खुद नेशनल इनकम पूछ सकता है। लेकिन आज के क्वेश्चन में मैं पैटर्न दिखाऊंगा, वो आपको कोई ना कोई एग्रीगेट्स दे देगा और वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ सकता है, सेल्स पूछ देगा, आपसे कुछ अंदर की कैलकुलेशंस पूछ देगा जो कल हम लोगों ने, यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला बनाते हुए सीखी थी। यानी हम लोगों ने तब उन फॉर्मूले के मदद से एग्रीगेट्स निकालना सीखा था। लेकिन आज के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर वो फॉर्मूले से एग्रीगेट्स निकालने के लिए नहीं पूछ रहा आपसे, आपको एग्रीगेट्स दे दे रहा है, फिर अंदर की कुछ कैलकुलेशंस पूछ रहा है। जैसे लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, आप आएंगे और यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चे देखें, यहां पर कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप देख सकते हैं यहां पर क्या मांग रहा है आपसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट मांग रहा है। यानी आपको कोई ना कोई एग्रीगेट्स क्वेश्चंस के अंदर दे देगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं यहां पर देखिए आपको वो एग्रीगेट्स दे रहा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी पहले ही दे दिया वो एक एग्रीगेट्स, और लेकिन अंदर की चीज कैलकुलेट करा रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, अच्छा, दूसरे क्वेश्चंस में मैं अभी कराता भी हूं इसे सॉल्व, लेकिन मैं पहले दिखा दूं ये पैटर्न इस तरीके के क्वेश्चन का। ये देखिए बच्चे, यहां पर आपसे क्या मांग लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करके दिखाइए। और क्या दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, ये देखिए पहले से कैलकुलेट करके वो आपको एक यहां पर कोई एग्रीगेट्स पकड़ा रहा है, कोई ना कोई एग्रीगेट्स दे देगा जिसकी मदद से आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, और ये देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको, कैलकुलेट सेल्स, यानी अंदर की चीजें जो फॉर्मूले हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ करके मेन एग्रीगेट्स तक पहुंच रहे थे, इस बार कोई ना कोई एग्रीगेट्स देकर के उन फॉर्मूले के भीतर की चीजों को कैलकुलेट करा रहे हैं। यहां कह रहा है कैलकुलेट सेल्स, और देखिए यहां पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दे दिया, एक एग्रीगेट्स पकड़ा दिया। इस प्रकार से बच्चे लगातार 3, 4, 5 क्वेश्चंस, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिखेगा कि, और मैं बता दूं रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर मैं आगे भी जो मेथड्स कराऊंगा उसके अंदर भी दिखाऊंगा, रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर सीबीएसई इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है जिसमें मेन एग्रीगेट्स नहीं पूछ रहा है बल्कि उनके अंदर के कैलकुलेशंस पूछ रहा है। टफ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ तो देगा हिंट। हम अपने उसी तरीके से चलेंगे जैसे हम लोगों ने अभी तक सीखा है बच्चे। अब यहां पर मैं कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूं जिसको पहले मैं समझाऊंगा और फिर मैं करके दिखाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग पहला 3 वाले को ही पिक कर लेते हैं। अब यहां पर कह रहा है बच्चे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट अब आकर के देखते हैं क्या क्या डिटेल दे रहा है। यहां पर आपको पता है एनवीए एट एफसी दे रहा है, यानी ये इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, एनडीपी एट एफसी। आपको पता है एनडीपी एट एफसी क्वेश्चंस के अंदर दे दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आपको पता ही है बच्चे। यहां पर एक टर्म यूज किया एक्साइज ड्यूटी। देखिए मैंने पहले भी कहा बहुत चीजें आप क्वेश्चंस के साथ ही पढ़ते चलेंगे। अगर आपको याद आता होगा तो मैंने जब इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया था तो कुछ टैक्सेस के नाम लिए थे।
जैसे टैक्स ऑन प्रोडक्शन, टैक्स ऑन सेल्स, या मैंने कह दिया था कि अब बहुत सारे टैक्सेस मर्ज होकर जीएसटी बन गए। बच्चे जो ये एक्साइज ड्यूटी होती है ना, ये होती थी टैक्स ऑन प्रोडक्शन, अभी भी है टैक्स ऑन प्रोडक्शन, तो आप याद भी कर लेंगे इसे ही हम लोग कहते हैं। और बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि अब एक्साइज ड्यूटी मर्ज होकर के जीएसटी के अंदर चली गई है, लेकिन फिर भी एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है, तो याद कर लेंगे आप इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको पूरे के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स की एक लिस्ट ही प्रोवाइड करा दूंगा आने वाले क्लासेस के अंदर, जिससे आपको निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि कई बार कई प्रकार का टैक्स लिख करके वो नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ड्यूटी का मतलब भी टैक्स होता है। फिलहाल इस क्लास के अंदर आप समझ गए कि टैक्स ऑन प्रोडक्शन ही होता है, और ये टैक्स ऑन प्रोडक्शन लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, अब यहां पर सब्सिडी दिया है, तो ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते वक्त आपको पता है टैक्स में से, इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी माइनस करते हो, कर लेंगे हम लोग। और यहां पर बच्चे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है, यहां पर आपके सामने क्या है, डेप्रिसिएशन का डिटेल दे रहा है कि डेप्रिसिएशन दे रहा है, यहां पर कितने का दे रहा है, दैट इज 10 रुपीज का आपको डेप्रिसिएशन दे रहा है। ओके बच्चे, अब आगे हम लोग चल रहे हैं और इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। लेकिन हम लोग अपने तरीके को नहीं बदलेंगे बच्चे, हम लोग अपने उसी तरीके को चलाएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, तो चलिए मैं फटाफट यहां पर लेकर के आऊं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कहा सर वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहला फॉर्मूला बनता है, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन, और ये 3 है। हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमने कहा था कि सर सबसे पहले हम लोग को GDP एट MP निकलता है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चे हम लोगों ने तो पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या इंटरमीडिएट कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है, अभी भी पढ़ लिया हम लोगों ने। लेकिन अब क्वेश्चंस में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या कोई डिटेल दिया है। अब क्वेश्चन में हम लोग ढूंढने की डिटेल की है कि सर क्या GDP एट MP दे दे और IC दे दे तो हम लोग डिफरेंस फाइंड कर ले। देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चंस के अंदर। हम लोग ढूंढने आए, और ढूंढने आए तो हम लोग को लगा कि सर GDP एट MP तो नहीं दिया है, NDP एट FC दिया, लेकिन अभी फॉर्मूले के अंदर हमें तो GDP एट MP चाहिए। लेकिन नेट ये मिल गया बच्चे हम लोग को इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी 75, ये अपना काम बन गया सर। यानी फॉर्मूले में कम से कम बच्चे यहां पर हम ये तो लिख सकते हैं ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी यहां पर, दैट इज 75। इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग, सारे फिगर लैक्स में है बच्चे, ठीक है। और GDP एट MP हम लोग को निकालना। अब 2 मिसिंग फिगर्स हैं इसमें, तो दोनों तो नहीं निकल सकता, लेकिन हमें यह पता है कि सर GDP एट MP भी एक एग्रीगेट्स है, और क्वेश्चन में दिया हुआ NDP एट FC भी एग्रीगेट है, तो क्यों ना NDP एट FC को कन्वर्ट करके GDP एट MP लेकर के आया जाए, और उसके बाद यहां पर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। एकदम सिंपल बात है। तो नीचे मैं वर्किंग करा रहा हूं, नीचे हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग्स करेंगे बच्चे, और वर्किंग में हम लोग क्या निकाल लेंगे, GDP एट MP दूसरे तरीके से, अपने कन्वर्जन वाले तरीके से जो हम लोगों ने सीखा था, GDP एट MP। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया है आपको दे रहा है बच्चे शायद NDP एट FC। आइए देखते हैं क्या दिया हम लोग को। यस, NDP एट FC, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर NDP एट FC दे रहा है पहले ही आपको 100 lakhs का। तो आइए इस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले NDP एट FC से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। N को G बनाना है बच्चे, बोलिए नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सर प्लस डेप्रिसिएशन कर लेंगे, D पहले से D है, और FC को MP बनाना है बच्चे, तो आप क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बच्चे जोड़ दोगे। सिंपल सी बात है। चलिए अभी से हम लोग करते हैं, सारे फिगर्स आपके सामने हैं। NDP एट FC आपको पता है क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है 100 lakhs का। डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं बच्चे, क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, देखते हैं क्या डेप्रिसिएशन दे रहा है। यस, क्वेश्चंस के अंदर आप आइएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर डेप्रिसिएशन आपको दे रहा है 10 लाख का। चलो तो डेप्रिसिएशन तो मौजूद है, लेकिन साथ साथ हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को साथ साथ नेट इनडायरेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले डेप्रिसिएशन भर लेते हैं यहां पर, उसके बाद देखेंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा। तो यहां पर 10 lakhs का बच्चे हमारे पास आ रहा है, डेप्रिसिएशन 10 भर लिया। अब NIT के लिए आ रहा है, लेकिन आपको पता है बच्चे NIT के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम लोगों को पढ़ा बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी,
याद आता है आपको? पूरी क्लास अगर आप देखते आ रहे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, ये तो पढ़ा हमने। तो ये वर्किंग, ये भी अगला ही वर्किंग है, ये और एक वर्किंग हम लोगों ने बना लिया। वर्किंग जितनी मर्जी उतनी बनाओ, बट साफ सुथरा बनाओ ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि तुमने किया क्या है। तो अब आईटी देखते हैं और सब्सिडी देखते हैं कितना है। अब इसी क्वेश्चन में 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में आए हम लोग, और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर आइए मैं दिखा दूं आपको क्या क्या दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, ये आपका है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 लाख का, और सब्सिडी आपको दिख रहा है बच्चे 5 लाख का। तो 20 में से 5 घटा दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? आपके पास बच जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 15 लाख का। बस यहाँ पर 20, यहाँ -5, ये आपका हो गया 15 लाख। तो एनआईटी भी आ गया। अब इसी एनआईटी को कहाँ हमें भरना है बच्चे? यहाँ भरना है हमें, यहाँ भरना है। तो हम कितना भर रहे हैं यहाँ पर? 15। चलिए ये सारी चीजें देख ली हम लोगों ने। अब इसके फाइनल फिगर्स कितने हो गए जीडीपी एट एमपी को? चलिए फटाफट कैलकुलेटर चलाएंगे हम लोग। 100 + 10 + 15, और ये आ गया बच्चे 125। तो हमने यहां पर लिख दिया 125। अब 125 को ला करके आप अपने इसी फॉर्मूले में भरो। ये जीडीपी एट एमपी आपका आ गया 125, और ये आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकालनी ही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकालना ही हमें, -75। बस अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक तरफ छोड़ दीजिए और आगे सॉल्व कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। मैं उसे रेड कलर से करा दूं ताकि आपको डिफरेंसेस पता रहे यहाँ पर। तो आगे बढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, आप 125 है और इधर से 75 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 75। ये आ गया आपका बच्चे 200। यानी ये मैथमेटिक्स, आप समझिए आज मैंने इकोनॉमिक्स से ज्यादा आपको मैथमेटिक्स समझाया कि कैसे कई सारे फिगर्स जो दिए रहेंगे तो उसके अंदर का एक मिसिंग फिगर्स आपको कैलकुलेट करना। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, ये है वो एक फ्रेम में आप देखें तो जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, यानी जैसे आपको सिखाया था आपको वैसे ही करना है। नीचे वर्किंग करते चलेंगे जैसे जैसे, ताकि बीच का कोई फिगर हो जाए, कहीं ना कहीं से आपको हिंट देगा बच्चे। तो ये मैथमेटिक्स हो गया। अगर आपने लास्ट क्लास में देखा तो इकोनॉमिक्स वहीं समाप्त हो गया, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट वहीं खत्म हो गए। आज तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स मैंने आपको सिखाया कि कैसे ये निकलेगा। तो चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चंस को भी और लेकर के चलूंगा उसे समझाने के लिए। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसी पैटर्न पे बिल्कुल मिलते जुलते आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी है। अब इसको भी समझ लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे मैं आपको समझा दूं, फिर आप इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि ये आपसे बन जाए। और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग बच्चे, इसमें क्या कैलकुलेशंस करा रहा है हम लोग को? कह रहा है कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई बात नहीं, हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे बच्चे जैसे हम लोगों ने किया था। यहां पर आपको इस बार वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रहा है, आपको नेट वैल्यू ऑफ एट फैक्टर कॉस्ट दे रहा है। कोई बात नहीं, हम जीडीपी एट एमपी इस बार फिर इसी की मदद से निकालेंगे। हम अपना फॉर्मूला मेन जीडीपी एट एमपी से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। बाकी जो कैलकुलेशन नीचे वो करते चलेंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होकर के अपने पास आ जाएगा। सेल्स टैक्स, वापस से मैं इसे क्लियर कर दूं कि ये आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ताकि आपको पता रहे कि ये क्या है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडीज आपको पता ही है बच्चे, और डेप्रिसिएशन आपको बिल्कुल उसी तरीके से। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन किस तरीके से? बिल्कुल अपने इस तरीके से। वापस मैं करूं, आप स्टार्ट इसी तरीके से करिए, जीडीपी एट एमपी से करिए। जो जो चीजें मिल गई भर दीजिए, थोड़ा जगह छोड़िए, नीचे उनके वर्किंग्स बनाइए, ऑटोमेटिकली ला करके अपने कैलकुलेशन से यहां पर आपको उसी तरीके से इस बार क्या मिल जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल जाएगा। ओके, तो क्योंकि अब हर क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं, एक बार कंसेप्ट आप समझ लिए तो आप समझ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चे। इसमें तो आपको सेल्स निकलवा दिया, और सेल्स आपको पता है। अब आप सेल्स में अब चिंता में पड़ जाओगे कि सर मेन फॉर्मूले में, चलो पिछले 2 क्वेश्चंस में वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला, वो मेन फॉर्मूले में था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला, वो भी मेन फॉर्मूले में था, तो सेल्स तो मेन फॉर्मूले में है ही नहीं। तो फिर मैं इस क्वेश्चंस को भी बच्चे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या डिटेल दिया हुआ है यहां पर। ये देखिए, इस बार आपको क्वेश्चंस के अंदर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रहा है। इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज एनडीपी एट एफसी। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है बच्चे, यहां पर आपको डेप्रिसिएशन दे रहा है, और चेंज इन स्टॉक आपको करके दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं हम लोग अपने तरीके से। सारा कुछ समझा हुआ है इसके अंदर, कुछ समझाने के लिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहीं बगल में कैलकुलेट करके
कि कैसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं सेल्स का, जबकि वो मेन फॉर्मूले में है ही नहीं। ओके, आइए दिखाता हूं मैं कैसे करेंगे। हम फिर वैसे ही स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन को। जीडीपी एट एमपी, क्या सीखा है हम लोगों ने? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट। चलिए बच्चे देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन में है अपने पास, उनको उठाते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग के पास क्वेश्चंस के अंदर अभी जीडीपी एट एमपी तो नहीं है, लेकिन हम लोग के पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चे यहां पर दिख रहा है, वो हम लोग यहां पर भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को फटाफट भर लिया जाए। और मैं आपको यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भरा रहा हूं। दिस वन इज इक्वल टू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रहा था? 200 लाख का। बच्चे सारे फिगर्स लैक्स में हैं, तो ला करके आप कितना भरोगे? 200 लैक्स है, मैं लैक्स लिख नहीं रहा, लेकिन आप लास्ट में जब फाइनल आंसर लिखो तो जरूर लैक्स लिख दिया करो। यहां तक हम लोगों ने कर लिया, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं है अपने पास। चलो कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट छोड़े, लेकिन क्या जीडीपी एट एमपी फिर से हम लोग वर्किंग नोट में कन्वर्जन रूल के थ्रू पहुंच सकते हैं कि नहीं? किस चीज से? देखो एक एग्रीगेट्स तो दे रहा है ना, अरे एक एग्रीगेट्स आ गया तो उस एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करके दूसरे एग्रीगेट्स तक पहुंचना तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, यही तो सीखा है अभी तक। आइए मैं थोड़ा जगह छोड़ दूं और उसके बाद यहां पर नीचे वर्किंग बना दूं। तो मैं जगह छोड़ने के बाद अब मैं आपको जीडीपी एट एमपी कन्वर्जन रूल से ले चलूं। जीडीपी एट एमपी, लेकिन हम लोग के पास अवेलेबल क्या है? एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है आपको एनडीपी एट एफसी। तो बोलो भैया, एन को जी बनाना है तो क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, डी पहले से डी है। एफसी को एमपी बनाना है बच्चे, तो क्या करोगे? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस सिंपल है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या इनकी वैल्यूज है और वो फटाफट लेके हम लोग भर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर वापस आए और देखें बच्चे क्या क्या दे रहा हम लोग को यहां पर देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है, कोई सब्सिडीज नहीं दे रहा, तो यही हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ओके, और डेप्रिसिएशन कितना दे रहा है हम लोग का? दैट इज 30। तो 30 और 20 दोनों ले जाकर के हम लोग यहां अपने फॉर्मूले में ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। तो एनडीपी एट एफसी में बच्चे हम लोग यहां पर 30 और प्लस 20 दोनों करेंगे। और एनडीपी एट एफसी भी दे रहा है, वो भी हम लोग देख ले फटाफट। कितना है एनडीपी एट एफसी? दैट इज 300 लैक्स। आप देख सकते हैं यहां पर 300 लैक्स दे रहा है बच्चे, उसे हम लोग देख लें। यहां ये फटाफट 300 लैक्स दे रहा है, तो यहां हम लोग भर लेंगे 300 लैक्स। ओके, तो अपना जीडीपी एट एमपी कितना निकल गया इस क्वेश्चन का? 300 प्लस 30 प्लस 20 एंड दैट इज 350। तो जीडीपी एट एमपी तो आ गया 350। ओके, अब हम लोग नीचे वापस से वहां चलें और यहां आकर के हम लोग देख सकते हैं बच्चे हम लोग के पास आ गया 350, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी भी मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि अब 2 फिगर्स आ गए तो एक फिगर मिसिंग है, तो वो तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना बच्चे। तो आइए फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताइए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकलेगा। इसे सॉल्व कर लें हम लोग। तो दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, आप सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो आपको पता है 200 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 350 प्लस 200 550। मतलब मैं आज आपको सिर्फ मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, आपको याद आता होगा LHS RHS वही हो रहा है यहां पर। चलिए, लेकिन सर क्या क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा था? क्वेश्चन के अंदर तो सेल्स पूछा था सर, तो सेल्स निकालिए ना कैसे होगा। अब देखिए बच्चे, आपको इतना पता है सेल्स का रिलेशन किससे है? क्या ये आपको याद आ रहा है फॉर्मूला? सेल्स का सीधा रिलेशन किससे है? सेल्स का रिलेशन है बच्चे आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट से। अब आपको याद है एक फॉर्मूला होता था सर जिसमें वैल्यू एडेड हम लोग सेल्स की मदद से निकाला करते थे। बोलो याद आता है कि नहीं याद आता है? अब आपको याद आएगा, हाँ सर। तो बस वही काम यहां पर कर देंगे। अब अपने पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग नीचे सॉल्व कर रहे हैं। यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो कहीं और भी कर सकते हैं, बट हम यहीं पे स्टार मार्क करके आपको वो वाला फॉर्मूला याद दिलाए। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको पता है चेंज इन स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलिए, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे अभी अभी आपने निकाला यहां पर 550, और क्वेश्चंस के अंदर आप जाके देखिए सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों की डिटेल दे रहा है। आप आइए यहां पर और यहां पर देखिए क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि सेल्स फाइंड आउट करना है तो सेल्स की डिटेल तो नहीं देगा, सेल्स तो हमें निकालना है। चेंज इन स्टॉक का डिटेल दे रहा है बच्चे, और चेंज इन स्टॉक आप आकर के देख सकते हैं यहां पर कितना दे रहा है, दैट इज 50।
तो आ करके हम लोग ये 50 पुट करेंगे और याद रखिएगा यहाँ पर 50 देखिए किसमें दे रहा है, माइनस में, तो हम लोग यहाँ माइनस में ही ले जाकर के लिखेंगे। अब यहाँ पर अपने में आए हम लोग सेल्स को क्योंकि कैलकुलेट करना है तो सेल्स की वैल्यू तो हम लोग सेल्स ही ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ प्लस है लेकिन क्योंकि चेंज स्टॉक की वैल्यू माइनस है तो प्लस लिखने के बाद भी अगर आप माइनस लिखेंगे बच्चे 50 तो अल्टीमेटली वो माइनस ही कहलाएगा, याद रखिएगा। ओके, अभी आप बताओ सेल्स कितना हो जाएगा, अभी आप सेल्स बताओ। सेल को जब आप फॉर्मूले सॉल्व करोगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस बनेगा और ये 550 प्लस 50 हो जाएगा और इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 600। और फाइनली जरूर लिख दिया करो फिगर जो भी रहे लैक्स। बस ये देख सकते हैं आपके आंसर्स आपके सामने हाजिर है। यही निकालना था हम लोग को कैलकुलेशंस के अंदर, और ये हमारा नीचे में जो है ये तो वर्किंग लिखेंगे ही लिखेंगे, ये वर्किंग था बच्चे, बस खत्म। देखिए अब इस पूरे सॉल्यूशंस को आप एक बार में आके देखिए। तो मैथमेटिक्स है, कहीं ना कहीं से घुमा घुमा करके हम लोग के लिए ले करके आकर इसको कैलकुलेशंस करना है। इकोनॉमिक्स तो लास्ट क्लास में ही खत्म हो गई बच्चे, अब इसे भी आप फटाफट नोट कर ले और समझ लें अच्छे से। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 3, 5, 4 आपका होमवर्क में चला जाएगा। लेकिन आप एक बात एकदम ध्यान से अपने दिमाग में भर लेंगे बच्चे। आप क्या अपने दिमाग में बात भर लेंगे, आप किताब के टेक्निक से नहीं लगाएंगे। किताब अपने तरीके से अलग अलग फॉर्मूले बनाते रहता है, हम लोग जो तरीके से फॉलो कर रहे हैं हम लोग वही करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन 5 है, तो आप वो सॉल्यूशन के तरीके फॉलो करेंगे जो यहां क्लास के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं। आप किताब के तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे जो करता है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस आपके सामने हैं जो हम लोगों ने अपने तरीके से किया, और इसी तरीके से आपको समझना ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ। तो अब आपका होमवर्क तो चला ही गया है 2, लेकिन मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कराऊं, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। अब आप आएंगे उसी न्यूमेरिकल से बच्चे 2 क्वेश्चन एकदम शुरू में दिए हुए हैं। ये एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, मगर आपको अपने किताब पे भी पेज नंबर 402 पर मिल जाएंगे बच्चे। 402 पर टीआर जैन की बुक में मिल जाएंगे, नई वाली किताब के अंदर। जिन बच्चों के पास नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उन्हें आज ये क्वेश्चन एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से अपलोडेड मिल जाएगा जो यहां मैं हैंडल आउट कर रहा हूं। तो देखेंगे बच्चे अभी इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा अनोखा नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर आप उसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन को बस मुझे समझाना है आपको, और बहुत सारी बातें इसके अंदर बतानी है, फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। निकालना इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैलकुलेशंस है। चलिए सबसे पहले 1 को मैं डिस्कस करूं, फिर 2 को डिस्कस करूंगा। ये होमवर्क में ही जाएगा बट समझाऊंगा मैं। यहां पे कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी गिवन द फॉलोइंग। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर कहीं से भी बच्चे ये बात नहीं बोला वैल्यू एडेड मतलब व्हाट, क्या कैलकुलेट कराना चाहता है आपसे क्वेश्चंस के अंदर। इस क्वेश्चंस के अंदर बच्चे अगर कभी भी आपको सिर्फ ऐसा ही बोल दे कि वैल्यू एडेड, तो आप समझ लेना क्वेश्चन आपसे सीधे जीडीपी एट एमपी मांग रहा है। जीडीपी एट एमपी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये क्लियर नहीं किया कि ये क्या मांग रहा है आपसे, तो आप मान लेना ये आपसे क्या मांग रहा है, ये आपसे मांग रहा है बच्चे जीडीपी एट एमपी। ओके, तो कैलकुलेशन आपको जीडीपी एट एमपी करनी है। प्लस 2 फर्म है, तो फर्म ए का अलग निकालिएगा, फर्म बी का अलग निकालिएगा, और पूरे इकोनॉमी का जब निकालना होगा तो आप फर्म ए का और फर्म बी का दोनों का प्लस कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अलग अलग भी निकाल लीजिएगा और साथ में मिला करके भी निकाल लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ रिक्वायरमेंट अलग अलग की है, मगर क्वेश्चन आपसे पूरी इकोनॉमी का ही पूछ सकता है, दोनों फॉर्म का तो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आकर के देखते हैं सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन को। पहले हम लोग फोकस करते हैं फॉर्म ए के बारे में। तो बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम लोग ए के विषय में सोचते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे यहां पर देखिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ए के लिए हम कर रहे हैं फॉर्म ए परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम एब्रॉड। कह रहा है ए ने विदेश से खरीदा है। तो बच्चे कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जैसे सेल्स हर प्रकार का सेल्स लेगा, चाहे देश के अंदर चाहे विदेश के अंदर, उसी प्रकार से परचेजेस जो होता है वो हर प्रकार का परचेजेस होता है, चाहे देश के अंदर से लो चाहे देश के बाहर से खरीदो। लेकिन परचेजेस मतलब हुआ क्या सर, आप खुद सोचो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या परचेज करके चलती है, निश्चित तौर पर अपने वो रॉ मटेरियल खरीद करके चलती है। भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल ही तो खरीदेगी ना, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही तो है। तो कभी भी आपको परचेजेस दिखे ना और कुछ ना बताए तो आप समझ लीजिएगा परचेजेस का मतलब वो रॉ मटेरियल ही खरीद करके ला रही है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको साथ साथ में। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से ज्यादा जरूरी है बच्चे कि मैं क्वेश्चंस को क्लियर करूं और समझाऊं आपको। यहां पर क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल है, लेकिन याद रखिए कहां से, ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ये रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया,
रॉ मटेरियल का मतलब बच्चे आईसी, किसका? फर्म ए का। ओके, और यहां पर कह रहा है सेल्स बाय फर्म बी, तो बच्चे ये फर्म बी का डिटेल है सेल्स का। तो क्लियर है, साथ साथ आप समझते चलें। यहां पर आकर के देखेंगे ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बहुत सारे बच्चों में, समझने में दिक्कत होती है। यहां कह रहा है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम बी, बस यहां से आप कहानी समझिएगा बच्चे। जब आप फर्म ए के लिए सोचेंगे तो खुद सोचिए फर्म ए के लिए, मैं दोनों लिख रहा हूं, फर्म ए के लिए क्या है? तो ए के लिए बच्चे ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि ए खरीद रहे हैं, परचेज बाय फर्म ए। लेकिन जब आप बी के लिए सोचे बच्चे, तो बी के लिए क्या हो जाएगा? ये सेल्स। तो जब आप क्वेश्चंस करना तो बहुत ख्याल से करना है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ए ने बी से खरीदा, तो जब आप ए का डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए के लिए तो परचेजेस हो गया, यानी रॉ मटेरियल हो गया, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया ए के लिए। लेकिन बी के लिए क्या है? बी क्योंकि बेच रहा है तो बी के लिए बच्चे ये सेल्स हो जाएगा। तो दोनों के डाटाज आपके पास यहां पर क्लियर हो गया। मैं साथ साथ दोनों को ही समझा दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस कर सको। आगे चल रहे हैं बच्चे, और यहां पर कह रहा है डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, वापस से फर्म ए का ये सेल है, ठीक है, फर्म ए का सेल है। लेकिन याद रखिए किस चीज पर फोकस करके चल रहा है? डोमेस्टिक, यानी देश के अंदर का सिर्फ सेल है। तो आगे चल के अगर वो देश से बाहर का भी सेल्स देगा तो टोटल सेल्स में वो भी हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे। लेकिन यहां पर बोला डोमेस्टिक सेल्स, तो ए का सेल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यही देखिए बच्चे कह रहा है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, तो ये भी फर्म ए का क्या है? सेल्स ही है, ये भी सेल्स ही है, तो दोनों सेल्स है। ये भी फर्म का क्या है? ए का क्या है बच्चे? ये सेल्स है, और ये भी सेल्स है, दोनों, ये देश के अंदर का, ये देश के बाहर का। तो बस डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया ना, तो क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। ओके, आगे चल रहा है कुछ लैंग्वेज डिफरेंस में। यहां देखिए क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, फर्म ए का एक्सेस। अब यहां देखिए लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब आप कहोगे सर ये है क्या? बच्चे एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो आप कहोगे सर चेंज इन स्टॉक है, ले लो, क्या दिक्कत है? गड़बड़ हो जाएगा बच्चे। जैसे आपने कह दिया ना, आप ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। 6th पॉइंट पढ़ेंगे, 7th नहीं, 6th पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। और 6th पॉइंट में क्या कह रहा है? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, एक्सेस। देखिए क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से ऑफ मिस्टर फर्म ए। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रहा बच्चे, ये आपको ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, याद रखिएगा। यानी चेंज इन स्टॉक, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन यहां पर जो दे रहा है ये डाटा, मैं यहां पे लिख दूं ए के लिए, यहां पर आपको दे दिया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है बच्चे, ये समझ लीजिएगा। तो ये जो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, ये 20 दिख रहा है, एक्चुअली ये चेंज इन स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए। इसे अगर आप चेंज इन स्टॉक बोलेंगे तो ये -20 है, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग इसको माने तो बच्चे ये हमारा -20 माना जाएगा। और हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये +20 ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसलिए ये 20 -20 बन जाएगा अपने चेंज इन स्टॉक वाले फॉर्मूले के लिए। तो ये मुझे एक समझाना था, ये भी मैंने समझा दिया। लेकिन फॉर्म बी के लिए आप देखें बच्चे, फॉर्म बी के लिए बिल्कुल क्लियर किया है। फॉर्म बी के लिए उसने कोई ऐसा घुमाया नहीं। यहां पर कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी 30। ठीक है, यहां पर तो क्लियर दिया हुआ है। यहां क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम लोग सीधे चेंज इन स्टॉक को उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर एक्सेस क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस वो करके दिया हुआ है, बस खत्म। और आगे क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम ए। अब यहां पर मानेंगे, यहां पर परचेजेस बी कह रहा है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा? ये बी के लिए बच्चे क्या हो जाएगा? बी के लिए है आपका यहां पर फॉर बी इट इज, बी के लिए हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ए के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? ए के लिए हो जाएगा सेल्स। बट ए के लिए सेल्स हो जाएगा तो आप लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे सर? ए के लिए क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बच्चे आप देखें ऊपर में ऑलरेडी यहां पर ए का टोटल सेल्स दिया हुआ है, तो कह रहा है ना डोमेस्टिक सेल्स,
तो टोटल सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये जो ए को बेचा है ना इसने ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक सेल्स ऑफ ए के लिए वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मगर बी के लिए परचेजेस देख लेंगे हम लोग ऊपर में कि बी के लिए परचेजेस में ऐसा कहीं नहीं बोला था, तो बी के परचेजेस में आप इसे लेंगे, तो बी के लिए परचेजेस लीजिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट लीजिए, लेकिन ए के लिए ये सेल्स तो है मगर ये सेल्स ऑलरेडी बच्चे यहां पर देख सकते हैं आप इंक्लूडेड है, तो दोबारा लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये वो पूरा क्वेश्चन था बच्चे जो समझाना था मुझे लगता है अब एक एक चीज मैंने समझा दी। अब दोनों के डाटा आप वही फॉर्मूला आपको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, यहां पर जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करिए और अपने जो फॉर्मूले मैंने समझाए थे ए का अलग और बी का अलग करके निकालिए। इसमें आप फंस सकते हैं और मैं चाहता हूं क्योंकि 5 बजे वाली क्लास जो जा रही है आपकी लाइव क्लासेस वो बड़ी सूखी सी निकल जा रही है। हर बच्चा आ रहा है कह रहा है सर मुझे कोई डाउट नहीं है, तो वो शुभ घड़ी भी आनी चाहिए जब आपको डाउट आए और हम लोग डिस्कस करो और पीछे बोर्ड जो सूना पड़ा है खाली पड़ा है उसके ऊपर मैं आपके डाउट लेकर लाइव क्लासेस के अंदर सॉल्व करके समझा सकूं। तो इसे भी आप बनाएंगे और बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक का सबसे आखिरी प्रश्न बच्चे, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रश्न, वो है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारी चीजें भी हम लोग को सीखने के लिए मिलेगी। आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए। ग्रॉस वैल्यू एडेड फिर बोला तो आप समझ लीजिए ये क्या है, अब तो समझ ही गए होंगे, जीडीपी एट एमपी बोलते हैं सर इसको। ओके, और क्या क्या डिटेल दे रहा है, अब डिटेल की भाषा देखिएगा, बहुत चीजें आप साथ साथ क्लास के नोट करेंगे, बहुत चीजें मैं क्वेश्चंस के साथ सिखा रहा हूं। यही तरीका है सीखने का, आप एक जगह पहले रट लीजिए फिर आकर के सीखे तो नहीं हो सकता। यही तरीका है कि आप क्लास के साथ साथ सीखें। सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर आकर के बोला कि परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट, यहां पर देखिए कह रहा है परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स। इनपुट्स तो इनपुट्स है, और जैसे आप इनपुट सोचते हो और परचेजेस सुनते हो आपके ध्यान में आता है सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और आप तुरंत इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हो। लेकिन बच्चे क्या इस शब्द के कोई वैल्यू नहीं है? फैक्टर इनपुट, इनपुट में सर फैक्टर इनपुट, और नीचे पढ़िए क्या दे रहा है, कह रहा है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फॉर्म ए। अब यहां से खेल शुरू। तो परचेज क्या दोनों इंटरमीडिएट कंजम्पशन है? सर परचेजेस तो आपने बोला अभी रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चे जब तक कुछ ना बोले हमने यही माना, लेकिन जैसे ही इसने कैटेगरीज कर दिया ना फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट, तो मुझे आपको अभी एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। चलिए पहले मैं ये बात समझा दूं, उसके बाद मैं लेकर के यहां आऊंगा। आइए पहले ब्लैंक पेज पर मैं आपको समझाऊं। बच्चे जैसे ही आपको एक इनपुट का डिटेल देता है, यहां पर इनपुट का आप नोटिंग जरूर करेंगे इनपुट का, तो इनपुट 2 प्रकार के होते हैं। एक इनपुट कहलाता है बच्चे आपका फैक्टर इनपुट, और एक डिटेल कहलाता है बच्चे आपका नॉन फैक्टर इनपुट। और अभी तक परचेज ऑफ इनपुट पर ये क्लियरिटी नहीं दे रहा था कोई क्वेश्चन। परचेज मान रहे थे तो मान ले रहे थे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन ये फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट क्या दोनों इनपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट को ही बच्चे कहा जाता है यहां पर आईसी, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बस इसे ही हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और यही नॉन फैक्टर इनपुट में ही सबसे मेजर पार्ट कौन प्ले करता है? रॉ मटेरियल। यानी याद कर लीजिए, जब तक क्वेश्चन नहीं बोला ठीक है हम परचेजेस में सब कुछ मान लिए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन फैक्टर और नॉन फैक्टर पे दे दिया तो याद रखिएगा हमेशा नॉन फैक्टर इनपुट को ही हम लोग रॉ मटेरियल बोलेंगे, और यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर सर ये क्या है? बच्चे ये भी इनपुट होता है, लेकिन इसके मैं एग्जांपल अगर लेकर के कोशिश करूं तो आपको याद आता होगा लैंड, लेबर, कैपिटल। तो बच्चे ये लोग होते हैं, लैंड होता है जिसका आपको किराया देना पड़ सकता है, लेबर होता है जिसको आपको सैलरी वेजेस देने पड़ सकते हैं, कैपिटल होता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। ये भी इनपुट होते हैं, लेकिन ये इनपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होते, ये प्रोडक्ट के साथ मिक्स होकर के नहीं जाते, इसलिए इन्हें हम इग्नोर करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेने में। तो कभी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको फैक्टर इनपुट दे तो उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं करना। सर हमारे किस काम की है? बेटा अभी हमारे किसी काम की नहीं है। और क्वेश्चंस में जब नेशनल इनकम पढ़ रहे हो तो बहुत फालतू इंफॉर्मेशन देगा आपको, बहुत फालतू।
तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में दिए हुए संपूर्ण चीजों का इस्तेमाल करना है आपको, नहीं, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी। यह हमारे अभी के कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी नहीं है। आगे चल करके जब हम लोग पढ़ेंगे अपने इनकम मेथड्स को, तो वहां देखेंगे कि क्या होते हैं फैक्टर पेमेंट्स, और इन्हीं से रिलेटेड होते हैं फैक्टर पेमेंट, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनका हमारे वैल्यू एडेड मेथड में कोई रोल नहीं। तो हमारे वैल्यू एडेड मेथड में जो रोल है बच्चे, वो रोल है इंटरमीडिएट कंजम्पशंस का, रॉ मटेरियल का। तो ये चीज मुझे सिखानी थी, ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर मैं वापस उस क्वेश्चन पे लेकर के आऊं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और आएंगे वापस अब क्वेश्चन में। तो आपको यहां पर समझ आ गया, अच्छा सर इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी था। बिल्कुल, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं फैक्टर इनपुट्स नहीं, बल्कि नॉन फैक्टर इनपुट्स पे ही मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल मान लेंगे हम लोग इसको, यानी दैट इज आईसी, यानी ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। क्लियर है बच्चे? और फैक्टर इनपुट्स की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, आगे का डिटेल बहुत सिंपल है। सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये सेल्स है आपका। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेटा ये भी आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है, ये भी आपका परचेजेस ही है। चाहे आप देश में खरीदो चाहे विदेश में खरीदो, ये भी आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और लास्ट में वही वाली कंसेप्ट कह रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से अधिक है और यहां पर 1 लाख दे रहा है, तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, -1 लाख बन जाएगा। बस ये आपको समझ करके चलना है। हम लोग को यहां पर 1 लाख ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, लेकिन हम लोग को फॉर्मूले के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चाहिए, तो इसे 1 लाख को -1 लाख मान लीजिएगा। ओके बच्चे, एक ट्विस्ट और है इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं जो डाटा हमारे पास है, ये कह रहा था परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, यानी ये आपका परचेजेस है। परचेज मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 में बच्चे आप देखेंगे कहीं से भी ये बात नहीं बोला ये देश के अंदर का है, देश के बाहर का है या टोटल है। आप देख सकते हैं यहां कहीं नहीं कह रहा है, नहीं कहा। तो आपके पास 2 एजम्पशन आता है कि सर हम इसे मान ले सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अगर तो आपने ये एजम्पशन कर लिया कि ये सिर्फ देश के अंदर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तब तो आपको टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने में ये वाला इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी ऐड करना पड़ेगा। यानी ये जो है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसे विदेश से मानते हुए फिर आप इसे ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने ये एजम्पशंस ले लिया कि सर हमारा ये वाला परचेज ना टोटल है, चाहे देश का है विदेश का, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है वो कि देश के अंदर का है विदेश का है, कहीं नहीं लिखा, बाकी क्वेश्चंस में कह रहा था। तो अगर आपने पॉइंट नंबर 2 को ही मान लिया कि टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन है देश और विदेश मिला करके, तब बच्चे आपको ये पॉइंट नंबर 4 को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आप दोनों में से कोई एजम्पशंस ले सकते हैं, लेकिन उस एजम्पशंस को नीचे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपकी किताब में जो सॉल्यूशंस बनाए बच्चे वो ये मानते हुए किया कि पॉइंट नंबर 2 टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसलिए उसने पॉइंट नंबर 4 यानी जो विदेश से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ रहा है उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन आप इसके अलग भी मान सकते हैं कि वो सिर्फ देश का डिटेल है, फिर आप इसे भी जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए। आज की क्लास बहुत फ्रूटफुल होगी, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। लेकिन ये रिविजन्स के बगैर सब बेकार है बच्चे। मेरा पढ़ाना कोई फायदा नहीं करेगा अगर आप घर के अंदर रिविजन्स नहीं करते हैं। तो आइए मैं आपके रिविजन्स के काम आसान कर दूं और आपको दे दूं होमवर्क। तो होमवर्क है बच्चे आपके लिए आज पेज नंबर जो दिया है, जिन बच्चों के पास किताब नहीं हो टेंशन नहीं लेंगे, आप जाकर के एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे। पेज नंबर 402 से लेकर के 402 और 403 पर बच्चे आपके पास क्वेश्चन जो है वो है 1, 2, 3, 4 और आई थिंक 5। ये आपके होमवर्क है। उम्मीद है आप इसे प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, डाउट्स लेकर के कल 5 बजे मेरे पास भी आओ। तो स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के साथ, दैट इज इनकम मेथड। और तब तक के लिए आप रिविजन्स करते रहें। टिल देन टाटा बाय बाय।